हेलो दोस्तों, आपने सही देखा। आने वाली यूपी पुलिस की भर्ती एवं अन्य भर्तियां जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हिंदी में पहला चैप्टर है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से बच के नहीं जाएंगे। चलिए तो देखते हैं वर्ण विचार। पहले हम देखेंगे ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी मौखिक एवं आलिखित इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक एवं आलिखित इकाई ध्वनि कहलाती है। मुख से निकलने वाला कोई उच्चारण जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वह उच्चारित मौखिक रूप ही ध्वनि कहलाता है। अर्थात ध्वनि वह सबसे छोटी इकाई है जो लिखित रूप में नहीं पाई जाती है, अर्थात सुनी जाती है और बोली जाती है, वह ध्वनि है। और ये सबसे छोटी मौखिक आलिखित इकाई है। आगे है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। भाषा की वह सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी मौखिक आलिखित इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे ध्वनि कहते हैं। और भाषा की वह सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे, ध्वनि आलिखित होती है और वर्ण लिखित। आलिखित सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण। फिर है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, उ, ओ, औ। सार्थक व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो आपका ये होमवर्क होगा कि आप बताएंगे इसमें से कौन सा सार्थक क्रम है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा सही है। अगले है स्वर। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात वे ध्वनियाँ जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी बाधा के, अर्थात बिना किसी मुख में टकराए बाहर निकल जाती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। और स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर होते हैं आपके आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ।
अंग और आहा स्वर नहीं होते हैं, वे अयोगवाह होते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अब स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से दिया हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। पहला है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद, दूसरा है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद, तीसरा है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। देख लीजिए, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। तो अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। पहला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद या वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर एवं संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं हुई है वे मूल स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वर से नहीं हुई है, अर्थात किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है, उसे मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से या मूल स्वरों के योग से हुई है वे संधि स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर क्या है? जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है, उनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वर के योग से होती है वे संधि स्वर कहलाते हैं। तो संधि स्वरों की संख्या 7 है और मूल स्वरों की संख्या 4 है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। ये मूल स्वर हैं। इनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है। दूसरा है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये संधि स्वर हैं। इनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग से हुई है। अब संधि स्वर का डिवाइडेशन, फर्दर डिवाइडेशन है, अर्थात संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? वे स्वर जो स्वयं के साथ बेमूल स्वर, कौन से? बेमूल स्वर जो स्वयं के साथ मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जो बेमूल स्वर जो स्वयं के साथ मिलकर, बेमूल स्वर जो स्वयं के साथ मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 है। और जैसे आ और आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, ई और ई मिलकर बड़ा ई बनाते हैं, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं। ये सब मूल स्वर हैं। ये मिलकर के संधि स्वर में दीर्घ स्वर बनाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। संयुक्त स्वर देखते हैं। वे स्वर जो किसी अन्य स्वर के साथ मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अर्थात वे स्वर, बेमूल स्वर जो किसी अन्य स्वर के साथ मिलकर, बेमूल स्वर जो किसी अन्य स्वर के साथ मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो इनमें पहले उदाहरण देखते हैं। आ और ई दोनों मूल स्वर हैं। आ अलग मूल स्वर है, ई अलग मूल स्वर है। आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, ये संयुक्त स्वर है।
आ और ए, आ और ए मूल स्वर है और ए संयुक्त स्वर है। ए मिलकर के संयुक्त स्वर बनाते हैं। आ और ऊ, ये छोटा ऊ होगा आपका। आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। आ और ओ मिलकर औ बनाते हैं। आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। आ और ओ मिलकर औ बनाते हैं। ये आपका मूल स्वर है, ये मूल स्वर है। मूल स्वर मिलकर दीर्घ संयुक्त स्वर बनाते हैं। क्योंकि ये अलग अलग हैं, यदि सेम होते तो दीर्घ स्वर बनाते। अलग अलग होने के कारण ये संयुक्त स्वर बना रहे हैं। ये मूल स्वर और संयुक्त स्वर मिलकर के एक संयुक्त स्वर का निर्माण कर रहे हैं। तो आप समझ गए मूल स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आगे देखते हैं जिह्वा के आधार पर, अर्थात जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले है अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, आ, बड़ा आ, ओ, औ, ऊ और ऊ, बड़ा ऊ। इसमें री को नहीं रखा गया है। री इसमें अपवाद है। री इसमें अपवाद है। अब देखते हैं ट्रिक इसकी याद करने की, क्योंकि ऐसे ये भूल जाएंगे आप। पहले देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। अग्रस्वर किसे कहते हैं? अग्रस्वर वे स्वर हैं जो जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं, अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ए। मध्य स्वर वे स्वर हैं जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। और इसमें केवल छोटा आ है। पश्च स्वर वे हैं जो जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। इसमें आपका बड़ा आ, ओ, औ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है। आगे देखते हैं इसकी ट्रिक। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। फिर से एक बार। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। आ का मतलब है बड़ा आ, पीछे से भरना शुरू करेंगे इसे। आ का मतलब बड़ा आ, ओ का मतलब ओ का मतलब औ, ऊ का मतलब छोटा ऊ का मतलब बड़ा ऊ। तो आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू से आपका पश्च स्वर बन गया। आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ को बीच में छोड़ो, बाकी सब अग्रस्वर हैं। अब आ 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7 री अपवाद है, इसमें याद रखेंगे। 7 बचे कितने? 4। कौन कौन से? ई, ए। आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। आप इसे यदि नहीं समझ पाए हैं तो एक बार और देखें वीडियो को। अब देखते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार हो जाते हैं वे स्वर वृत्ताकार कहलाते हैं। अर्थात जिन स्वरों में ओष्ठ अर्थात ओठ गोलाकार हो जाते हैं वे वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार नहीं होते हैं वे अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में आपके ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं वे आवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में आपके ओष्ठ वृत्ताकार या गोलाकार हो जाते हैं वे वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वृत्ताकार स्वर 4 हैं, ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ।
आप बोल के भी देख सकते हैं। ऊ में आपके ओठ गोल हो जाएंगे और ओ और औ में भी आपके ओठ गोल हो जाएंगे। जबकि आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए और ए में आपके ओठ गोल नहीं होंगे। इसीलिए ये दो भागों में बांटे गए हैं। और आप इसमें भी याद रखेंगे कि री आपका अपवाद है। ट्रिक देखते हैं। आइए आपका स्वागत है। आइए आपका स्वागत है। आ से आपका आ बन जाएगा और फिर आ से आपका आ बन जाएगा। ई से आपकी दोनों ई बन जाएंगी। ए से आपके दोनों ए बन जाएंगे। तो आप इसे भी पीछे से भरना शुरू करें। आ से आ से आ, ई से ई से ई, ए से ए से ए, और बचा सब वृत्ताकार। आवृत्ताकार पहले भरेंगे और बचा हुआ वृत्ताकार। और इसमें अपवाद है री। आगे है मुख्य विवर खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। मुख्य विवर खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। मुख्य विवर खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत में है आपका छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। संवृत में है आपका छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और अर्धसंवृत में है ए, ओ, री। और विवृत में है आ, अर्धविवृत में है ए, औ और आ। ये आपके स्वरों के भेद खत्म होते हैं। अब देखते हैं आयुग वहा कौन कौन है। आयुग वहा किसे कहते हैं? अंग और आहा को आयुग वहा कहते हैं और इसको आहा को विसर्ग भी कहते हैं। आहा को विसर्ग भी कहते हैं। आहा का उच्चारण स्थान कंठ है। आहा का उच्चारण स्थान कंठ है। विलुप्त स्वर किसे कहते हैं? तो विलुप्त स्वर का प्रयोग नाटक में, कहानियों में एवं किसी जोर से बुलाने में, अर्थात नाटक में किया जाता है और कहानियों में किया जाता है। वो भी किस लिए? किसी को जोर से बुलाने के लिए विलुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ राम और मैं कहूँ राम, ये हो गया राम। वो तो अपना शब्द है। राम जो आ बहुत ही बढ़ के हो रहा है, जैसे राम और मैं कहूँ राम, तो जो आ है ये आ की पुनरावृत्ति हो रही, इसी को ही विलुप्त स्वर कहते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा है। अभी तक क्विक रिवाइज मारते हैं ज़रा। तो हमने पहले पढ़ा था ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की वह सबसे छोटी मौखिक एवं आलिखित इकाई, मौखिक एवं आलिखित लिखित इकाई ध्वनि कहलाती है। फिर हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। और फिर हमने पढ़ा वर्णमाला, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और इसमें आपको एक होमवर्क के लिए एक प्रश्न भी दिया गया था
वर्णमाला। और फिर हमने पढ़ा था स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या है 11। कितनी है? 11। और इनमें कौन कौन से होते हैं? तो आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, री, री, ए और ए और ओ और औ। और आपको हमने बताया अंग और आहा को अंग और आहा को अयोग वहा कहा जाता है और आहा को विसर्ग भी कहा जाता है। और हमने आपको बताया स्वरों के वर्गीकरण में पहला बताया था उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। इसमें हमने आपको बताया इनके 2 भेद होते हैं। पहला बताया था कि मूल स्वर और दूसरा था संधि स्वर। तो मूल स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का निर्माण किसी अन्य स्वर से मिलकर ना हुआ हो वे मूल स्वर होते हैं। और जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वर के योग से हुआ हो उन्हें संधि स्वर कहते हैं। और मूल स्वरों की संख्या 4 है, संधि स्वरों की संख्या 7 है। मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और संधि स्वर तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए और ऐ और ओ और औ। ये आपके संधि स्वर हो गए। फिर हमने पढ़ा था संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो स्वयं के साथ संयोग करके एक नया स्वर बनाते हैं, अर्थात जो स्वयं के साथ मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ धन आ बराबर बड़ा आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। और इधर था आपका संयुक्त स्वर। तो जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वर एवं किसी अन्य स्वर के साथ मिलकर होता है वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अर्थात मूल स्वर किसी अन्य स्वर के साथ मिलकर के जिस स्वर का निर्माण करते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ धन ई बराबर ए और आ धन ए बराबर ऐ, आ धन ऊ बराबर ऊ, ओ आ और धन ओ बराबर औ, आ धन ओ बराबर औ। ये आपके संयुक्त स्वर हो गए। फिर हमने पढ़ा था आपका किसके आधार पर? जीव के आधार पर स्वरों के भेद। जीव के आधार पर स्वरों के भेद। जीव के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर वे स्वर जो जीव के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। अग्र स्वर इसमें ई, ए और ऐ। मध्य स्वर में आ, पश्च स्वर में आ और आ, फिर उसके बाद में ऊ और ऊ और ओ और ओ। इसकी ट्रिक बताई इसमें बताया था री अपवाद है। इसमें बताया था री अपवाद है और इसकी ट्रिक बताई थी आ ये
आइए आइए आपका इंतज़ार था। तो इंतज़ार वगैरह वो सब अब क्या कहते हैं साइलेंट है। इसमें आइए शब्द का प्रयोग करके इन्हें बनाएंगे। आ से बड़ा आ, ई से नहीं, अग्र स्वर, पश्च स्वर। हाँ हाँ, ये था आपका, ये ट्रिक नहीं था, इसमें ट्रिक था आओ, आ ओ उल्लू, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। आ का मतलब है बड़ा आ, ओ का मतलब है ओ का मतलब है औ, ऊ का मतलब है ऊ, और ऊ का मतलब है बड़ा ऊ। और आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ को छोड़ो बीच में, और बचा सब अग्रस्वर। आगे है आपका जीव के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर पढ़ा था हमने। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद दो प्रकार के होते हैं। अर्धवृत्ताकार नहीं, आवृत्ताकार, आवृत्ताकार और वृत्ताकार। वृत्ताकार तो वृत्ताकार में जिनमें ओठ गोलाकार हो जाते हैं वे वृत्ताकार, जिनमें नहीं होते वे आवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इसकी ट्रिक, इसमें भी री अपवाद था, अपवाद था, और इसकी ट्रिक थी आइए आपका इंतज़ार था। तो इंतज़ार वगैरह सब साइलेंट है। आइए से हम बनाएंगे आ से आ, फिर आ, ई से ई, बड़ी ई, ए से ए और ए। बचा क्या? बचा है ओ, ऊ और ऊ, औ, ओ और औ। ये चार बचे हैं। ये हो जाएंगे वृत्ताकार स्वर, और स्वर यहीं से खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। अब क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के किसी ना किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा है, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन का, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, और इनकी संख्या 33 है। या रा ला वा, सा स हा, छा त्रा ज्ञा स्रा। ये आपकी वर्णमाला होगी। अब इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपके जो वर्ण हैं का, ख, ग, घ, ङ, ये 25 वर्ग हैं। का से लेकर माँ तक। इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। या रा ला वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और जो आपके ये हैं ये उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और ये आपके जो छात्रा ज्ञासरा हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में छा बना है का और सा से मिलकर, का और सा से मिलकर छा बना है। ता और रा से मिलकर
त्रा बना है जा और या से मिलकर, ज्ञा बना है और सा और तालव्य सा और धन रा से मिलकर के स्रा बना है। और इसमें देखते हैं इस ला को क्या कहते हैं, तो ला को कहते हैं पाशविक व्यंजन, पाशविक व्यंजन। रा को क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। और हा को क्या कहते हैं, काकल्य, काकल्य व्यंजन। और चा छा जा झा यहाँ को ढील कर चा वर्ग में, इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। और इन्हें गा या ड़ा ना मा, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। और है हमारा, अब देखते हैं आगे इनके उच्चारण स्थान को, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं। उच्चारण स्थान को हम बाद में देखेंगे, पहले और जान लेते हैं व्यंजन के बारे में। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। और उच्चारण की दृष्टि के आधार पर व्यंजनों के भेद 8, यानी कि उच्चारण की दृष्टि के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के हैं। तो पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, अभी मैंने बताया का से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन हैं। फिर है संघर्षी व्यंजन, स स सा और हा, और नहीं हा नहीं है, सा सा सा, ये है संघर्षी व्यंजन। और काकल्य व्यंजन हा है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झा है। नासिक्य व्यंजन यानी कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन अभी मैंने बताया था, चा वर्ग में यहाँ को ढील कर च छ ज झा, ये स्पर्श हैं और संघर्षी भी हैं। नासिक्य व्यंजन गा या अड़ा ना मा, पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक्य व्यंजन है। संघर्षहीन व्यंजन, जिसको बोलने में कोई संघर्ष ना करना पड़े उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जैसे या वा, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये संघर्षहीन एवं अर्ध स्वर व्यंजन हैं। फिर है आपका पाशविक व्यंजन, अभी मैंने बताया था ला पाशविक व्यंजन है। और लुंठित व्यंजन रा है। इसमें बहुत सारी गलती हो जाती है। लुंठित को स्टूडेंट्स ला लगा देते हैं, जबकि लुंठित रा है। इस जब भी आपके एग्जाम में यदि लुंठित व्यंजन आता है तो उससे ध्यान से पढ़कर रा ही ऑप्शन लगाएं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ये डड ये ढड, डड और ढड, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन एवं द्विगुण व्यंजन या फारसी व्यंजन भी कहा जाता है। इनको द्विगुण व्यंजन या फारसी व्यंजन भी कहा जाता है। फिर है प्राण वायु की प्रयुक्ति के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्राण वायु की प्रयुक्ति के आधार पर व्यंजनों के भेद। अल्प प्राण और महाप्राण, इसके दो भेद हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब पहला है वर्ग के प्रत्येक वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जो आपको भी मैंने बताया थी क च ट त प वर्ग होते हैं, उनका पहला, तीसरा और पंचमा अक्षर अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के समवर्ण, दूसरा और चौथा एवं उष्ण व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसे हम
वर्णमाला के थ्रू समझते हैं। ये है आपका स्पर्श व्यंजन। ये है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनको इसको का वर्ग, इसको चा वर्ग, इसको टा वर्ग, इसको ता वर्ग, इसको पा वर्ग भी कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या आता है? अल्प प्राण में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, अर्थात पहला का है, तीसरा गा है और गा, फिर चा, जा और या, टा, डा, णा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या आता है? सभी स्वर आते हैं। और क्या आता है? और आता है इसमें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, वा और ला, यह अंतस्थ व्यंजन है। महाप्राण के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा, अर्थात समवर्ण। और इसमें समवर्ण कौन सा है? दूसरा है खा, दूसरा है खा, घा, छा, जा, ठा, डा, था, धा और फा, भा। ये आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसे बोलने में कम मात्रा में वायु बाहर निकले, और महाप्राण जिसे बोलने में अत्यधिक मात्रा में वायु बाहर निकले। और इसमें क्या आता है? उष्ण व्यंजन आते हैं। उष्ण व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। सा, सा, सा और हा, ये हो गए उष्ण व्यंजन। अब महाप्राण और अल्प प्राण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अघोष और सघोष। अब हम अघोष और सघोष को समझने की कोशिश करते हैं। तो अघोष, सघोष को घोष भी कहा जाता है। अघोष में प्रत्येक वर्ग का, अभी मैंने बताया था क, च, ट, त, प, कचट तप के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष के अंतर्गत आता है। अघोष में उष्ण व्यंजन आते हैं। स, सा और हा नहीं आता है। और घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन एवं हा और सभी स्वर घोष के अंतर्गत आते हैं। इसे भी हम डायग्राफ से समझते हैं। ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन। तो अभी मैंने बताया घोष, अघोष, अघोष, सघोष। तो अघोष और सघोष। अघोष में बताया प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है? का है, खा है, अर्थात ये और ये
ये आपके अघोष में आ गए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। और उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन सा, सा और सा, हा को छोड़कर ये उष्ण व्यंजन अघोष के अंतर्गत आ गए। अब पहला दूसरा और उष्ण व्यंजन सा, सा, सा। सघोष में, सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात ये सभी सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं। और क्या, सभी स्वर, सभी स्वर, और फिर है आपका सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में या, वा, रा, ला और हा, अंतस्थ व्यंजन और हा भी इसके अंतर्गत आता है। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आने ही हैं। अब देखते हैं वर्णमाला का उच्चारण स्थान। क्या देखते हैं? वर्णमाला का उच्चारण स्थान। वर्णमाला का, वर्णमाला का उच्चारण स्थान, वर्णमाला का उच्चारण स्थान। का, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, था, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। तो का वर्ग किसके अंतर्गत आता है? का वर्ग बोला जाता है कंठ। कंठ क्या होता है? जो आपके गले में कंठ होता है, भगवान शिव शंकर के गले में लीलकंठ है, उसी को कंठ कहते हैं। कंठ से बोला जाता है का वर्ग, का, ख, ग, घ, ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु से, तालु कहाँ पर है? कंठ के बाद मुंह के अंदर तालु है। तालु से चा वर्ग बोला जाता है, च, छ, ज, झ, य, तालु से च, छ, ज, झ, य। फिर मूर्धन्य, मूर्धन्य तालु से और ऊपर आएंगे तो मूर्धा, टा, जहाँ पर आपकी जीभ लग रही है टा बोलते समय, वही मूर्धा है। तो मूर्धा से मूर्धन्य, मूर्धन्य से कौन कौन सा बोला जाता है? टा, ठा, डा, ढा, अणा, टा, ठा, डा, ढा, अणा। और फिर है दंत्य, दांत का अंदर वाला हिस्सा दंत्य कहलाता है। दांत से बना है दंत्य। दंत से बोले जाते ता, था, दा, धा, ना। और ओष्ठ, ओष्ठ से बोला जाता है पा, फा, बा, भा, मा। अब देखते हैं नासिका से कौन सा बोला जाता है? नासिका, नासिका। तो नासिका से प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर बोला जाता है। नासिका से प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर बोला जाता है। छोटा आ और बड़ा आ कंठ से बोला जाता है। विसर्ग और हा भी कंठ से बोला जाता है। छोटा आ और बड़ा आ कंठ से, विसर्ग और हा भी कंठ से। छोटी ई बड़ी ई तालु से, या और सा, या और सा भी तालु से, बड़ा वाला सा तालु से। फिर है मूर्धन्य, मूर्धन्य से टा वर्ग, री, रा और सा मूर्धन्य से बोला जाता है। दंत से ता वर्ग और सा बोला जाता है। ओष्ठ से पा वर्ग, ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है। फिर आता है कंठयोष्ठ, कंठयोष्ठ नहीं, कंठ तालु,
कंठ तालव्य, तो कंठ तालव्य ए का निर्माण अभी बताया था हमने। ए कैसे बना है? ए बना है आ धन ई से मिलकर ए बना है। तो आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। आ कंठ से, ई तालु से, तो कंठ तालव्य हो गए। अब इसी तरह ओ कहाँ से बोला जाता है? कंठ ओष्ठ। ओ का निर्माण कैसे हुआ? ओ का निर्माण हुआ आपका आ और ऊ से। आ कहाँ से बोला जाता है? आ बोला जाता है आपका कंठ से। और ऊ कहाँ से बोला जाता है? ऊ बोला जाता है आपका ओष्ठ से। तो फिर ये हुए कंठोष्ठ। और वा कहाँ से बोला जाता है? वा बोला जाता है दंत्योष्ठ से। दंत्योष्ठ से, दंत्योष्ठ से। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। कंठ तालव्य मूर्धन्य और दंत्य और ओष्ठय। ओष्ठय तो कंठय से बोले जाएंगे। कंठ से का वर्ग, और कंठ से का वर्ग, छोटा आ, बड़ा आ, विसर्ग और हा, ये कंठ से बोले जाएंगे। तालु से, तालु से का चा वर्ग, चा वर्ग और छोटी ई, बड़ी ई और सा, या और सा, ये तालव्य से बोले जाएंगे। मूर्धन्य से, मूर्धन्य से मूर्धन्य टा वर्ग, टा वर्ग और री, रा और सा, ये मूर्धन्य से बोले जाएंगे। दंत से ता वर्ग और सा, और ओष्ठ से पा वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ से बोले जाएंगे। और ए कहाँ से बोला जाएगा? ए बोला जाएगा। ए का निर्माण कैसे हुआ? ए का निर्माण हुआ आ और ई से। तो आ कंठ से, ई तालु से कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और ओ कहाँ से बोला जाएगा? ओ बोला जाएगा आ धन ऊ। आ है कंठ से और ऊ है ओष्ठ से। कंठ्योष्ठ, कंठ्योष्ठ, कंठ्योष्ठ। अब है आपका वा। वा कहाँ से बोला जाए? वा बोला जाएगा दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ से वा बोला जाएगा। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ 10-20 मिनट बाद। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।